रही बात बहन जी की रैली की, बहन जी की रैली में मान्यवर कांशीराम साहब समस्त महापुरुषों की भावना जुड़ी हुई हैं एक आम आबादी पे, और खासकर उन बहुजन वादी सोच के लोगों पर, विशेषकर दबे कुचले तबके पर। उन्हें लगता है कि बसपा से हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है, और वो रैली में इसलिए जाते हैं। मेरे गांव से खुद बस भर के गई, उनको किसी ने कोई बस करके नहीं दी, कोई नेता नहीं गया गांव में, कोई नहीं गया, खुद से पैसे कलेक्ट किए और बस करी और खुद से बुक गए। हमने भाई हमसे भी सहयोग मांगा, हमने भी सहयोग किया, ठीक है बस लेके जाइए, बहुत अच्छी बात है, घूम के आइए, लखनऊ भी घूम के आइए और पार्क देख कर आइए, कितना विशाल पार्क बना है। तो लोग अपनी मर्जी से स्वतः मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर स्वतः अपनी मर्जी से जाते हैं। मतलब भाड़े वाली भीड़ नहीं होती? नहीं, वो स्वतः अपनी मर्जी से। केवल उत्तर प्रदेश से आह्वान हुआ था, उत्तर प्रदेश लखनऊ में रैली हुई थी, लेकिन उसमें अगर आप पब्लिक में देखते तो पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, बिहार के और यहाँ तक कि तमिलनाडु तक के लोग आए, जिनको मैंने दिल्ली में भी रुकवाया था। दिल्ली उनकी ट्रेन आई, दिल्ली से फिर वो लखनऊ गए। तो पूरे देश भर के लोग उस रैली में थे, और पूरे देश का जो दबा कुचला पिछड़ा शोषित वंचित समाज है, उसकी भावनाएं, उसके आत्मसम्मान को अगर जगाने का काम किया तो बसपा ने किया। इतनी ज्यादा भीड़ रैलियों में देखने को नहीं मिलती है जितनी भीड़ बसपा की रैली में इस बार हमें देखने को। देखिए, एक होती है आर्टिफिशियल भीड़, बुलाई गई भीड़, या उसको जुमले देकर, भाषण देकर या लालच देकर बुलाया जाता है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहेब के नाम पर आने वाले बसपा में लोग, ये किसी भी तरह के लालची लोग नहीं होते। ये बस स्वाभिमान चाहते हैं, अपने सम्मान के लिए जाते हैं। और फिर व्यवस्थित भीड़, कोई दंगा नहीं, कोई हंगामा नहीं। इनकी यही खासियत है, बहुजनों की खासियत यही है। जो SC ST OBC समाज है, ये इसमें संयम बहुत होता है, इसमें धैर्य होता है। ये धूप में भी खड़ा रह सकता है, ये 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रह सकता है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर खड़ा रह सकता है, शांत रह सकता है। ये इतना शांत है कि ये सदियों से शोषण सह रहा है। आज ये उम्मीदों के साथ में किसी भी नेता को अपने देखता है तो उससे उम्मीद लगाता है कि मेरा शोषण ये खत्म करेगा। बसपा से इतनी उम्मीद है लोगों को कि सूखी रोटी, गुड़ लेके गए, अचार लेके, पानी अपने घर से ला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देखिए उसी खा रहे हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ, इस भारत के अंदर अगर दलितों को स्वाभिमान से जीने का किसी ने उम्मीद दी तो मान्यवर कांशीराम साहब ने दी, बाबा साहेब के बाद। और बाबा साहेब का जो मूवमेंट था, जो कहीं ना कहीं गति छोड़ रहा था, धीमा पड़ गया था, उस मूवमेंट को गति देने का जो काम किया वो मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया। तो बाबा साहेब के बाद अगर किसी व्यक्ति पर ये समाज फैद करता है, भरोसा करता है, तो वो मान्यवर कांशीराम साहब का नाम है। और साहब के नाम से आप ये देखिएगा कि जिस कांग्रेस का पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वोटर रहे, जब बसपा आई, कांशीराम साहब ने समझाया कि एक जूता सिलने वाला भी नेता बन सकता है। ये जो भावना लोगों में जाई कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला नेता बन सकता है, नाली साफ करने वाला नेता बन सकता है, तो वो क्यों ना उस व्यक्ति के नाम से जुड़ेगा, उस पार्टी से जुड़ेगा जिसके अंदर ये स्वाभिमान जागा कि नहीं, मैं हमेशा गंदगी नहीं उठा सकता, मैं हमेशा गरीब नहीं रह सकता, मैं अमीर भी बन सकता हूँ, मैं हमेशा पटे चिरड़े नहीं पहन सकता, मैं सूट बूट भी पहन सकता हूँ। तो ये जो सोच दी, ये विचार दिया, ये जो स्वाभिमान दिया, इस स्वाभिमान के चलते ये भीड़ है, गांव देहात दूर दराज से खुद सतह चल के आती है। इसको कोई लालच देने नहीं जाता। पर इस रैली में बहन जी ने ये कहा कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी इस बार। तो अच्छी बात है ना, लगाएं बहन जी ताकत। बहन जी इस देश के अंदर तीसरी राष्ट्रीय पार्टी हैं, और दूसरी बात यह है कि दलितों की सबसे बड़ी लीडर के नाम पे अगर कोई नाम गिना जाता तो सबसे फर्स्ट नंबर पे बहन जी का नाम आता है। रैली के बाद से 3-4 मीटिंग लखनऊ में हो गई हैं, तमाम नेताओं को निकाला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्टिव लोग नहीं है या एक्टिव जिलाध्यक्ष नहीं है, जो निठल्ले, जो काम करना नहीं चाहते, उनको सबको बाहर निकाला जा रहा है। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, 2012-13 से होना चाहिए था। तो बहुत लेट हो रहा है। यही बातें हम लगातार कहते रहे तो हमें गालियां खानी पड़ी। ये बात जो आज बसपा ये काम कर रही है, इन कामों के लिए हम बरसों से कह रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से कह रहे हैं। आपके यहाँ गाजियाबाद है, यहाँ के जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया, शमसुद्दीन राइन को निकाल दिया गया। देखिए, जो अनएक्टिव लोग हैं, दूसरी चीज जो ऐसे लोग हैं जो लोगों के दुख में खड़े नहीं होते, उनके साथ नहीं जाते, उनके दर्द में उनको सिंपैथी नहीं देते, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त नहीं करते, जो केवल वोट के लिए जाते हैं। जो सही बात तो यह है कि बसपा के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वोट के लिए भी दलित बस्तियों में नहीं जाते, कहते हैं जाएगा कहाँ, ये तो मरेगा मुड़ेगा यहीं पे आएगा। तो ऐसी सोच वाले जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी, उनको भी बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो सोच सबसे घातक है वोटर के लिए। उनमें उम्मीद होती है कि मेरा नेता मेरे पास तक चल के आए। अगर आप उसके घर जाओगे तो वो अपने नेता को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएगा, भले गरीब है। चलते हुए उस रैली में एक बात और ये कही गई कि बहन जी ने योगी सरकार की तारीफ करी।
तो क्या जिस संक्षेप में बहन जी ने तारीफ करी थी, जिस व्यवस्था को लेकर तारीफ करी थी, क्या वो तारीफ करनी चाहिए ही बहन जी को, नहीं करनी चाहिए? देखिए, राजनीति के बहुत सारे गुप्त पैंतरे होते हैं, जहां राज छुपे रहे वही नीति सफल होती है। तो बहन जी के क्या राज हैं, क्या नीति है, ये बहन जी जानती होंगी। मैं इतनी बारीकी में मैं नहीं कुछ कह सकती कि बहन जी ने क्या सोच के कहा हो, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उन्होंने सोचा हो। बहन जी ने एक और वाक्य कहा, जिन स्थलों के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था को योगी सरकार ने बरकरार रखा, लेकिन सपा सरकार उस काम को नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे पार्क हैं। मुरादाबाद का बुद्धा पार्क है, जो क्या कहते हैं नाम बदल दिया गया। कानपुर का पार्क था जिसके लिए उन्होंने जो है नाम बदलने की कोशिश की। ऐसे कितने सारे पार्क हैं जिनके नाम बदले गए, बुद्धा के नाम से, बाबा साहेब के नाम से। जितने उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर भवन थे उनको सामुदायिक भवन के नाम से बदल दिया गया। वहां पे जो है दवाइयां बट रही हैं, वहां बिल्कुल खंडर पड़े हैं, कब्जा छीन लिया लोगों से। तो ऐसा नहीं है। दूसरा बहन जी ने शब्द कहा कि भाई ब्राह्मणों का बहुत शोषण हुआ है, यहाँ तो हमें नहीं ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। तो ये कितनी बहन जी ब्राह्मणों के प्रति कितनी भी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ब्राह्मण इस जाति के प्रति सॉफ्ट नहीं होगा कभी भी। मैं मानती हूँ बहन जी, अच्छा मैसेज देना, अच्छी चीजें बोलना, ये अच्छे व्यवहार और अच्छी राजनीति का वो है, नैतिकता नहीं जानती है कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए हैं तमाम तरह के, ये तो आरोप लगते हैं ना। ये जग जाहिर कहाँ है, कितने हुए हैं, निकाल लीजिए ना लिस्ट। देखिए, तमाम केवल फर्जी आंकड़े जो मीडिया दिखाती है उनसे इतर आप सच्चे आंकड़े लाइए ना, कितने हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के, यादवों के और इस तरह की जातियों के वो करे हैं। क्यों करे हैं? जो थोड़े थोड़े भी आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला दी गई है। देख देख कर एक तिवारी, जब एप्पल का एक मैनेजर मरता है लखनऊ में तो उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन वहीं जब एक दलित मरता है तो उसको फूटी कौड़ी नहीं दी जाती, उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती। हजारों केस ऐसे हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अत्याचार फिर किस पे हो रहा है? किसको अत्याचार मानेंगे? उसको जो अगर पेशाब भी कर देता तो उससे पेशाब चटवाया जाता है। एक कुत्ता जो धार्मिक स्थल पर पेशाब करके निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर एक बीमार बुजुर्ग का अगर पेशाब निकल गया तो उसको पानी से धोने के बजाय उसको चटवाया जाएगा। नेता का काम तो ये होता है ना, सब समाज का ध्यान रखना, सभी का। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बहन जी को कह रही हूँ, बहन जी बहुत अच्छी लीडरशिप कर रही है, सब समाज का ध्यान रखना चाहिए। मुझे मौका मिलेगा मैं सर्व समाज का ध्यान रखूंगी, क्योंकि लीडर माँ, पिता और एक अभिभावक की तरह होता है, उसके लिए सब समान होते हैं। लेकिन जिस तर्ज पे आप राजनीति चला रही हैं उस तर्ज में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो एजेंडा बनाया था वो यही था कि 85 वर्सेस 15, क्योंकि 15 से सदियों से सताया गया 85% समाज पिछड़ा रहा, दबा रहा। कौन कह रहा फेल हुआ? वही कहाँ? अरे पिछड़ा आएगा ना जब आप नेता लोग मिलेंगे, जब आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जब पिछड़े नेता आपस में राजनीति कर रहे हैं, दलित नेता आपस में राजनीति कर रहे हैं, तो कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं एक बात मानती हूँ, अगर ब्राह्मण कांग्रेस में है, अगर ब्राह्मण बीजेपी में है, जैसे ही किसी पाखंडी को बचाने की बात आती है तो दोनों पार्टी के लोग एक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही किसी अंबेडकरवादी को सजा देने की बात आती है तो दोनों पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। किस बात पर? संस्कृति पर। तो 85% की संस्कृति अलग है और 15 की संस्कृति अलग है। तो जब संस्कृति छोड़ देंगे तो हम कैसे मुद्दे सफल हो पाएंगे? जब हम उनके मुद्दे ही छोड़ देंगे, जब हम कह देंगे कि भी हम सर्व समाज पार्टी बना रहे हैं, तो सर्व समाज में फिर लड़ाई किससे रह गई? अगर तुम सर्व समाज बना रहे हो तो सर्व समाज से सबसे बढ़िया, तुमसे अच्छा तो काम फिर बीजेपी कर रही है। बीजेपी बताइए, बीजेपी सबका साथ सबका विकास कह रही है। बीजेपी भी कहती है हम बाबा साहब को मानते हैं। आप मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास कहती है बीजेपी, और वो खुल के करती भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुलकर नंगा नाच करते हैं धर्म के नाम पर। हमें लगता ही नहीं कि हमने प्रधानमंत्री चुना है या किसी भारत के अंदर सारे मंदिरों का पुजारी। वो खुलकर अपना सनातन और पाखंड का समर्थन करते हैं। जब संसद का वो होता है, उसके अंदर उद्घाटन होता है, तो पुजारियों के आगे भी वो नतमस्तक जमीन के बल लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से देश की बाकी जनता पे फर्क पड़ेगा कि सनातन के पैरों में लेटना है। रही बात इन वाले नेताओं की, अगर हम बहुजनवादी नेताओं की बात करें तो आप अखिलेश यादव जी को ले लीजिए। वो अपने पिछड़े समाज को अभी तक ये मैसेज नहीं दे पाए कि पेरियार क्या चीज थे। अगर बात करें अखिलेश यादव जी की या उनके साथ में जुड़े हुए नेताओं की, तो अभी तक वो ये मैसेज नहीं दे पा रहे कि पेरियार क्या चीज थे, ललित सिंह यादव क्या चीज थे, साहू महाराज क्या चीज थे, और ज्योतिबा फुले ने क्या काम किए थे। तो वो ओबीसी नेताओं को अभी तक दिशा ही नहीं दे पाए हैं। अगर हम बात करें समाज में ओबीसी की, तो ओबीसी इतना ज्यादा गुलाम है मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, कि वो दलित को आगे आकर के डंडे से मारता है।
लेकिन खुद पर उसे डंडा पड़ रहा है, उसके अधिकार छीन रहा है सवर्ण समाज, तो उससे नहीं वही डरता। तो कहना चाह रहे हैं ना, आपका जो कॉन्सेप्ट था मान्यवर साहब का वो तो फेल हो गया ना। ये फेल नहीं हुआ। हाँ। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने ये फॉर्मूला बनाया, कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, पिछड़ा कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो पिछड़े को समझाएगा कौन? पिछड़ों के बड़े नेता जब अगर किसी तरह से नाक रगड़ेंगे कहीं पर, तो वहीं जाकर रगड़ेंगे ना। अगर पिछड़े नेता के हाथ में पेरियार को पढ़ते हुए देख लिया तो बाकी समाज पेरियार पढ़ेगा। पिछले नेता अगर एक पेरियार की किताब पढ़ते हुए डालते हैं, या ललित सिंह यादव जी की किताब पढ़ते हुए इस तरह से फोटो डालते हैं, या उनके बारे में 2 लाइनें बोलते हैं, तो बाकी समाज पे फर्क पड़ेगा। भाई ये किताब कौन सी है? के पैरों में बैठते हुए फोटो डालते हैं। अरे तो मैं क्या कह रही हूँ, कांशीराम साहब का फॉर्मूला फेल नहीं हुआ है, ओबीसी समाज के नेताओं ने ये फेल किया है। उनका फॉर्मूला फेल नहीं हुआ, उनके फॉर्मूले पे ही काम होगा, उनके फॉर्मूले पे इस देश में रिफॉर्मर होगा, उनके फॉर्मूले पे ही इस देश के अंदर दलितों के पिछड़ों के अधिकार मिलेंगे। और रही बात इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के, तो राजनीतिक पार्टियां अभी तक अपने मिशन को समझ नहीं पाई हैं। बहुजनों की जो पार्टियां हैं, जिनको हम बहुजन कहते हैं, बहुजनवादी, लेकिन जो मनुवादी पार्टियां हैं वो अपने एजेंडे को समझती हैं, वो वोटर को लुभाना भी जानती हैं। अभी मैं चाहे कितनी भी मैं मनुवाद को खत्म करने की बात कर रही हूँ, समानता की बात कर रही हूँ, लोगों में न्याय की बात कर रही हूँ, अगर अभी मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उनकी नजर में जो मैं ये न्याय का काम करूं, उनकी नजर में पाप है, लेकिन जैसे ही मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी ये पाप मेरा पुण्य में बदल जाएगा। क्या ये पार्टियां नहीं कर सकती हैं ऐसा? इन पार्टियों को भी ये समझना चाहिए। और सही बात यह है कि जब मनुवादी नेता किसी भी पार्टी में जाए अपनी मनुवादी विचारधारा नहीं छोड़ता, लेकिन जब अम्बेडकरवादी नेता किसी मनुवादी पार्टी में जाता है तो अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा ही छोड़ देता है और मनुवादी विचारधारा पे चल देता, मनुवादी पार्टियों के गुण गाने लगता है, उनके गीतों में सुर मिलाने लगता है। तो ये जब तक इतने कमजोर और कच्चे दिमाग की विचारधारा रहेगी, जब तक हम इसी तरह से फिसलते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, और हमारा जो खुद का वजूद बनना चाहिए वो वजूद नहीं बन पाएगा। न्याय करने वाली बात है, जब तक चरित्र में नहीं आएगी तब तक वो बात केवल एक फर्जी बात रहेगी, वो वोट बैंक के लिए रहेगी, लोगों को लुभाने के सार्थक नहीं बनेगी। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि मैं सामाजिक न्याय का इस वक्त योद्धा, लोग उनको कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, और हम मानते भी जिस तरह की उनकी स्पीचेस रहती हैं, जिस तरह के उनके अभी के बयान सामने आ रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो हर मुद्दे को पूरी तरीके से, चाहे एससी का हो या एसटी का हो, ओबीसी का हो, महिलाओं को प्रखर होकर के बोलते हैं। लेकिन ये सच्चाई तब सामने आती है जब वास्तव में राजनीति ग्राउंड पर उतरती है, और जब ग्राउंड पर उतरते वक्त पता चलता है कि आप भेदभाव के साथ में अपनी राजनीति को सफल कर रहे हैं, वहीं से आप पकड़े जाते हैं कि आपने जो अभी तक भाषण दिए थे वो मात्र मंच पर डाइस पर बोलने वाले भाषण थे, वो आपके, हाँ, वो मंच पर बोलने लायक भाषण थे सिर्फ, लेकिन आपकी पार्टी में वो इम्प्लीमेंट अभी तक होने की हिम्मत आप में भी नहीं है। तो चाहे बिहार का चुनाव हो या इसके बाद आने वाला और कोई चुनाव हो, इसके बाद यूपी के चुनाव है, लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो गठबंधन पार्टियों का जोड़कर बनाया गया है, ये गठबंधन कहीं ना कहीं अंदरूनी टूट फूट भी आएगी। अभी जैसे कि आपने देखा तेजस्वी यादव जी ने अपने अलग कैंडिडेट उतार दिए, कांग्रेस ने अभी उतार दिए, उन्होंने भी उतार दिया, एक ही सीट से दोनों ने अपना अपना उतार दिया। तो इसका मतलब है कि आप अभी गठबंधन की आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत नहीं है कि एक ही कैंडिडेट पर दोनों सभी पार्टियों का समझौता हो सके, सहमति हो सके। तो इसी से पता चल रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय अंदर खाने तरीके से हो नहीं रहा है, सामाजिक न्याय की केवल बात हो रही है, सामाजिक न्याय ग्राउंड पर नहीं उतर पा रहे हैं। कांग्रेस को बिहार में 61 सीटें मिली हैं उनके जो खाते में आई हैं, और उसमें से लगता है कि 5 या 4 सीटों पर उन्होंने एससी जो रिजर्व सीट है बस उन्हीं को टिकट दिया। तो क्या यही हिस्सेदारी की बात करते हैं राहुल गांधी? देखिए, रिजर्व सीट पर अगर आपने एससी को टिकट दे दिया, चाहे बीजेपी दे रही हो, कांग्रेस दे रही हो या अन्य कोई भी पार्टी, तो ये कोई आपने महान योद्धा या सामाजिक योद्धा वाला काम नहीं किया, वो तो संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान को पूरा कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी की जो की मान्यता है ये रद्द हो जाएगी, वो तो आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है, वो आपकी मजबूरी है कि आपको करनी पड़ेगी। अगर आप वास्तव में सामाजिक न्याय के योद्धा हैं तो आप सीटों में जो उनकी हिस्सेदारी, जो उनकी संख्या अनुपात में हिस्सेदारी है, उसका बंटवारा करिए ना, उस हिसाब से उनको सीटें दीजिए। आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो पता चलता है कि भैया एससी एसटी फिर से पीछे दूर खड़े होकर देखता है, आगे फिर सवर्णों ने हक मार लिया, आगे फिर उनको जो है मलाई खाने के लिए आगे वाली लाइन में लगा देते हैं। तो ये चीजें जो सामने आ रही है चुनाव के दौर पर, झंडा उठाने के लिए या दरी बिछाने के लिए? देखिए, मैंने ये देखा है दलित लीडर जितने भी हमारे, चाहे कांग्रेस में जाएं या बीजेपी में जाएं, सामाजिक न्याय पर उनके प्रखर बोल होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं, उनसे उम्मीदें होती हैं, उनसे आशाएं हम रखते हैं।
लेकिन जैसे ही कांग्रेस या बीजेपी में जाते हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हो जाती है, क्या उन पर प्रोटोकॉल का दबाव होता है, या पार्टियों को उन पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि आपको ये ही बोलना है या इतना छोड़ देना है, तो वो सामाजिक न्याय का कुछ हिस्सा छोड़ करके आगे की बात करते हैं। जो थोड़ा सा कर दिया होता है उसी को पूरा बताने का प्रचार किया जाता है कि देखिए यही पूरा है, और फिर उसको पैरवी इस बात से की जाती है कि दूसरी पार्टी तो इतना भी नहीं कर रही है कि हम इतना कर तो रहे हैं। तो ऐसे करके जो है कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को गुमराह किया जाता है, अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। पर सच्चाई ये है कि वास्तव में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या सपा हो, बसपा हो, या अन्य जो भी पार्टियां हैं, या असपा हो, अगर इनमें सामाजिक न्याय की बात वास्तव में जमीनी अमलीजामा ये पहना रहे हैं, तो उससे टिकटों के बंटवारे से पता चलता है। और टिकटों के बंटवारे में अगर आप केवल एससी की सीट पर एससी को दे रहे हो, तो ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ, ये केवल संवैधानिक प्रावधान हुआ। लेकिन बिहार में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, कहा जा रहा है उनके साथ भी धोखा कर रही है। बीजेपी तो टिकट देती नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी वही कर रहा है उनके साथ। देखिए, बीजेपी तो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ राजनीति चलाती है, वो मुसलमानों के खिलाफ ही उनकी पार्टी खड़ी है, वो हिंदुत्व पर खड़ी हुई पार्टी है, तो मुसलमान के एंटी एजेंडे पर उनका चलता है। लेकिन कांग्रेस को तो आज़ादी से अब तक मुसलमान जो है लाइक करता आया है, वोट देता आया है। अगर मुसलमानों के साथ हकमारी हो रही है, तो ये मुसलमानों की भी एक बड़ी समस्या है कि वो अपने अधिकार के लिए बोलना नहीं जानते, वो चुप रहते हैं, सोचते हैं कि हाँ सब कुछ, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मेन जो उनका कर्तव्य है, या मेन उनका जो डर है, वो ये है कि जो भी हमें बीजेपी से बचाएगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे। मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी के प्रति इतना वो नहीं कि वो इसी का है, इसी के साथ रहेगा हमेशा, आज है तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। ओवैसी ये कह रहे हैं कि छल रही है ना कांग्रेस और आरजेडी, देखिए मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है। ओवैसी एक इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, मैं उनका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन रही बात मुस्लिम वोटर की, अकेला मुस्लिम वोटर भी कहीं से सीट नहीं निकाल सकता, ये बात मुसलमान अच्छे से जानता है, और अकेले ओवैसी भी कहीं सीट नहीं निकाल सकते। हिस्सेदारी तो दी जा सकती है। हाँ, मैं हिस्सेदारी की अगर बात है तो ये हिस्सेदारी चाहे कोई भी पार्टी के अंदर हो, हिस्सेदारी अगर एससी की संख्या है तो संख्या अनुपात में उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे बिहार हो या चाहे पूरा। सीएम बनने तेजस्वी यादव, तो क्या डिप्टी सीएम मुसलमान को नहीं बना सकते चेहरा? ये देखिए, संख्या के अनुपात में मुसलमान की अगर हिस्सेदारी बन रही है तो उनको भी घोषणा कर सकते हैं। अगर बीजेपी इतनी चालाकी से, होशियारी से खेल सकती है, तो इंडिया गठबंधन नहीं खेल सकता क्या? अगर देश के अंदर, अगर राज्य के अंदर आपको लग रहा है कि वोटर को वास्तव में आपको कुछ अपनी ओर आगे तक के लिए बांध के रखना है, केवल जुमलों के साथ या फर्जी वादों के साथ ये आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप प्रैक्टिकल न्याय कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल जस्टिस कर रहे हैं। जब जस्टिस करने की बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट के बंटवारे पे आप जस्टिस करके दिखाइए। इसके बाद हमें लगेगा कि हाँ, अगर आप सरकार में आते हैं तो आप आगे भी न्याय करेंगे, लेकिन टिकट बंटवारे में अगर आप न्याय नहीं कर पा रहे हो तो आगे से क्या उम्मीद लगाएंगे दलित, पिछड़े या मुसलमान, क्या आपसे उम्मीद लगाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं लगेगा यार हम उससे आए थे छल कर, यहाँ भी छले गए, तो ये तो छलावा हो जाएगा एक तरह का, दोनों तरफ से छला जाएगा वोटर। लेकिन दीदी, पिछले दिनों हमने देखा 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की एक बड़ी रैली हुई, और वो रैली बड़ी चर्चाओं में रही, लेकिन कांग्रेस को और सपा को उस रैली से बड़ी दिक्कत हुई और कहा कि ये बीजेपी द्वारा की गई रैली है। देखिए, जब भी बसपा की रैली होती है, ये कोई किसी भी तरह से, किसी भी दूर से आरोप प्रत्यारोप लगा देना, ये मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति की एकदम प्योर समीक्षा है।